हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे। मेरे प्यारे शेरों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में। प्यारे बच्चों, एटॉमिक रेडियस के बारे में मैं कुछ बोलूं इससे पहले आप जरूर ये कुछ बातें जान लीजिए। 3 पॉइंट तो जरूर ही जान लीजिए। सबसे पहला पॉइंट ये जान लीजिए आप कि किसी भी आइसोलेटेड एटम का एटॉमिक रेडियस हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं। क्या बोला मैंने बोला कि एटॉमिक रेडियस of an isolated atom cannot be calculated। अब मेरा ऐसा मानना है कि साइंस में कुछ भी पढ़ो तो उसे समझने की कोशिश करो ज़्यादातर चीज़ों को। तो ये ऐसा क्यों बच्चों, आपने पीछे मुझसे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रखा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने सिखाया कि डी ब्रॉगली ने दुनिया को ये बताया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन शार्प सर्कुलर पाथ पर नहीं घूमते हैं। कैसा मोशन करते हैं बच्चों? वेव मोशन करते हैं। अब जब वेव मोशन करते हैं तो जरा बताओ, यहां तुम किसे एटॉमिक रेडियस बोलोगे? देखो, यहां से यहां तक की दूरी कुछ है, यहां से यहां तक की दूरी कुछ है, यहां से यहां तक की दूरी कुछ है। तो अकेले एक एटम में कई सारे रेडियस आ गए कि नहीं आ गए? तो यही कारण है, क्योंकि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की शार्प बाउंड्री नहीं होती है। तो यही मैं रीजन लिख दूंगा। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? रीजन हो गया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ, अराउंड द न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की शार्प बाउंड्री नहीं होती है। शार्प बाउंड्री नहीं होती है। जब शार्प बाउंड्री होगी नहीं बच्चों, तो हम कैसे जान पाएंगे? हम नहीं जान पाएंगे। अब आगे जरा देखो, हम इसलिए इलेक्ट्रॉनों का जो है शार्प बाउंड्री न मौजूद होने की वजह से हम इनका एटॉमिक रेडियस जब एटम अकेला हो तो डिफाइन नहीं कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसलिए एटॉमिक रेडियस हमेशा बॉन्डेड फॉर्म में डिफाइन होता है। दूसरा पॉइंट आप ये जानेंगे कि एटॉमिक रेडियस इज always defined in bonded form। अब जरा देखो, और बॉन्डेड फॉर्म में उसे क्या बोलते हैं? बॉन्डेड फॉर्म में उसे बोलते हैं हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो आधा होगा बच्चों, उसे ही क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। हालांकि ऐसा तब बोलते हैं जब जो है दोनों एटम क्या हो? सेम हो। तो रुको, ऐसे बोलते हैं अपन इसको कब डिफाइन करते हैं? बॉन्डेड फॉर्म। अभी हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आप मत लिखना, जरा सा और मौका दीजिए, ठीक है। अब जरा देखिए बेटा, बॉन्डेड फॉर्म में जब दो एटम एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं, ओवरलैपिंग वैलेंस बॉन्ड थियरी, अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा तो जानते होंगे, नहीं पढ़ा होगा तो आगे मैं सिखा दूंगा। जब दो एटम बॉन्ड बनाते हैं, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे में ओवरलैप करते हैं, तो बच्चों जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है ना, इस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। यानी कि बॉन्ड लेंथ इज नथिंग, इट इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एट इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब जब एटम एक दूसरे के ना पास आ रहे हो ना दूर जा रहे हो, ठीक है। यानी कि इसके न्यूक्लियस से इसके इलेक्ट्रॉनों पे लगाया गया अट्रैक्शन, इसके न्यूक्लियस से इसके इलेक्ट्रॉनों पे लगाया गया अट्रैक्शन, इसके न्यूक्लियस का इसके न्यूक्लियस पे लगाया गया रिपल्शन, इसके इलेक्ट्रॉनों का इसके इलेक्ट्रॉनों पे लगाया गया रिपल्शन, बैलेंस हो जाए तो उसे बोलते हैं अपन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है बच्चों, उसे क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। एक्चुअली बॉन्ड लेंथ जो नापा जाता है ना, वो एक प्रोसेस होता है जिसे अपन बोलते हैं एक्स रे डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? एक्स रे डिफ्रैक्शन। इसके थ्रू हम किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ को नाप लेते हैं। प्यारे बच्चों, एटॉमिक रेडियस के सिलसिले में हम आगे चलेंगे और सबसे पहले पढ़ेंगे कोवैलेंट एटॉमिक रेडियस। कोवैलेंट एटॉमिक रेडियस दो डिफरेंट कंडीशन में डिफाइन होता है प्यारे बच्चों। पहला तो जब दोनों एटम सेम हो, जैसे कि अगर हम बात करें H Cl Br I। यहां जरा देखो, जो कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं, वो दो सेम एटम के बीच बन रहे हैं। जब बच्चों दो सेम एटम के बीच कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो दो सेम एटम की साइज क्या होगी? सेम होगी। अगर इनके बीच बॉन्ड बनता है, जैसे जनरल फॉर्म बोल दूं मैं, दिस इज A2, ठीक है। द बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू सेम एटम एंड दे आर
नथिंग बट ए एंड ए। ऐसी स्थिति में जो न्यूक्लियस से न्यूक्लियस दूरी होती है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं। तो इसी जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा होता है ना, कोवैलेंट रेडियस इज हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और इसी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। यानी कि कोवैलेंट एटॉमिक रेडियस बॉन्ड लेंथ का आधा होता है। कैसे सिचुएशन में, जब दो सेम एटम के बीच बॉन्ड बने हो। बट बच्चों कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जब बॉन्ड दो सेम एटम के बीच ना बना हो। मुझे जरा सा मौका दीजिएगा, एक बार मैं बोर्ड का फ्रेम चेक कर लेता हूँ। एवरीथिंग इज फाइन ऑलमोस्ट, या ठीक तो है, हाँ ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, अगर ऐसी स्थिति आ जाए तब जरा देखो क्या कहता है, कोवैलेंट रेडियस कब, जब दोनों एटम डिफरेंट हो। यहां देखो एक नाम लिखा है, क्या लिखा है देखो, शोमेकर स्टीवेंसन लॉ। इसको समझाता हूं फटाफट। प्यारे बच्चों क्या होता है कि जब दो एटम एक साइज की ना हो, जैसे कि प्यारे बच्चों HCl में H और Cl एक साइज के नहीं है, HBr, HF, HI, ऐसे इनमें जरा देखिए क्या ये दोनों एटम एक जैसे हैं, सेम साइज के हैं? नहीं। अगर ये सेम साइज के नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में हम एक मान लीजिए बड़ा है और दूसरा क्या है, छोटा। तो ऐसी स्थिति में जरा देखो पाप हो जाएगा बहुत बड़ा। अगर इसका न्यूक्लियस ये है, इसका न्यूक्लियस ये है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, सपोज करिए x, और आपने बोल दिया कोवैलेंट रेडियस इक्वल्स टू x/2, तो ये बात पूरी तरह से गलत हो जाएगी। क्यों, जरा देखिए, क्या इस x में ये सपोज करिए दिस इज लाइक a एंड b, a और b का इक्वल कंट्रीब्यूशन है? नहीं। जरा देखिए इसमें x की लेंथ तो ज़्यादा है, देख लीजिए, लेकिन जो b है ना उसकी लेंथ क्या है, कम। x में a की लेंथ तो ज़्यादा है, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी किसकी है, a की है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी किसकी है, b की है। तो b का कंट्रीब्यूशन कम है, a का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। तो एग्जैक्टली आधा कैसे कर दिया जाए? क्या यदि हम दोनों लोग मिलकर के कोई एक बिजनेस करें और आप लगाओ 1 करोड़ रुपए और मैं लगाऊं 1 रुपये, और प्रॉफिट हो 50 लाख का, मैं कहूँ आपके सामने खड़े हो, लाओ भाई मेरे को 50 लाख रुपए में से आधा दो, 25 लाख रुपए दो, क्या ये उचित डिस्ट्रीब्यूशन है? क्या जब बिजनेस हो रहा था तब मैंने दिया 1 रुपये और आ गया मुंह उठा के 50% प्रॉफिट मांगने, ये तो गलत है ना। जिसने पूरा पैसा लगाया, जिसने पूरी मेहनत की, उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो उसका पैसा हमेशा हिस्सा ज़्यादा रहेगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे इस पूरे लेंथ में जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है और जिसका कंट्रीब्यूशन कम है, दोनों का एटॉमिक रेडियस बराबर कैसे हो सकता है? यहाँ अगर आप ये फॉर्मूला लगाए तो समझ लीजिए कि आपका आंसर पक्का पक्का गलत है। इसलिए इसको किसने डिफाइन किया? शोमेकर एंड स्टीवेंसन ने। उन्होंने क्या बोला? DAB इज व्हाट? इट इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये जो है RA क्या है? A का कोवैलेंट रेडियस है। जब एक A जो है A2 के फॉर्म में रहा होगा तो उसका कुछ कोवैलेंट रेडियस रहा होगा ना, प्लस RB इज अगेन व्हाट? इट इज ऑल्सो कोवैलेंट रेडियस ऑफ B, और माइनस 0.09 इंटू डेल EN के बराबर होता है। किसके बच्चों? माइनस 0.09 इंटू डेल EN, जहां पर डेल EN क्या है? डेल EN इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। आगे इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, कहाँ से आती है, सब कुछ। प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबूजी, इसको आप बिल्कुल स्टार मार के कर लो। अब जैसे देखिए ये आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसको अगर सॉल्व करना है तो हमारे पास तो कोई प्रॉब्लम मतलब कोई सॉल्यूशन का तरीका ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या लगाने के बजाय? शोमेकर एंड स्टीवेंसन रूल लगाने के बजाय। प्यारे बच्चों जैसे देखिए हमसे कहता है कि इफ बॉन्ड लेंथ ऑफ F2, अगर F2 में जो बॉन्ड लेंथ है बच्चों वो किसके बराबर है? 1.44 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंड कहता है बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्रोजन, और बच्चों जो हाइड्रोजन में बॉन्ड लेंथ है वो 0.74 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। तो कहता है फाइंड आउट द बॉन्ड लेंथ ऑफ HF, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
ऑफ एफ इज दिस एंड दिस, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ तो हमेशा क्या होता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यानी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, यानी कि DAB की बात कर रहा है, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल है HF तो DAB की जगह अपन क्या लिखेंगे, DHF लिखेंगे, ठीक है। DHF लिखेंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा, RHA की जगह क्या है H और प्लस RF माइनस 0.09 इंटू डेल EN के बराबर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अब जरा गौर पूर्वक देखिए कि ये हम कैसे निकालेंगे। हमें बॉन्ड लेंथ दिया है हाइड्रोजन का, तो H2 है ना, ये कैसा केस है, केस 1, जिसमें दो सेम एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना होता है। तो जरा देखो, तो इसका हम आधा कर देंगे 0.74 का, क्या कौन सा ट्रिक लगा दिया कि कोवैलेंट रेडियस इक्वल्स टू बॉन्ड लेंथ अपॉन 2, तो उसका एटॉमिक रेडियस आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, RF का कितना है जरा देखो, फ्लोरीन का 1.44, तो डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, माइनस 0.09। अब डेल EN अगर निकालना है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक 2.1 दिया है और फ्लोरीन का 4 दिया है, तो जब भी डिफरेंस निकालते हैं तो हमेशा बड़े में से छोटे को घटाते हैं। तो यहाँ पर 4 माइनस 2.1 कर दिया। यहाँ बच्चों कितना आ जाएगा, 0.236 एक साथ 214.37 एंगस्ट्रॉम। यहाँ कितना आ जाएगा, 214 और 2 दूनी 4 0.72 एंगस्ट्रॉम माइनस 0.09 मल्टीप्लाइड बाई 1.9, इसको अप्रॉक्स में 2 भी बोल सकते हो, तो 0.37 एंगस्ट्रॉम और प्लस 0.72 एंगस्ट्रॉम और माइनस में इसको 2 बोल दो, तो 2 9 18 8 हाथा 1 2 0 0.18 हो गया। इसको ऐड करोगे तो 7 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 7 3 10 हो जाएगा, यानी कि 1.09 में से अगर आप यहाँ पॉइंट हो गया और यहाँ पे 0.18 सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो 9 में से 8 गया 1 और 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, यानी 0.91 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ओवरऑल इतनी सी बात है कि आपको क्या आना चाहिए, आपको फार्मूला लगाने आना चाहिए, ठीक है, और फार्मूला याद भी होना चाहिए। बच्चों अब हम एटॉमिक रेडियस के बाद पढ़ेंगे किसके बारे में, आयनिक रेडियस के बारे में। आयनिक रेडियस एक बार फिर चेक कर लेता हूँ यार कि फ्रेम से बाहर, हाँ है। रुको, थोड़ा अकेले शूट करते हैं ना तो हो जाता है, जस्ट वेट। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, आयनिक रेडियस के बारे में। आयनिक रेडियस 3 अलग अलग जगहों पे पढ़ा जाता है, एक तो केटायन में, एक एनायन में और तीसरा कहाँ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में पढ़ा जाता है। प्यारे बच्चों देखिए, थोड़ा छोटा फॉन्ट हो गया है बट फिर भी देख लीजिए क्या कहता है, आयनिक रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन up to which it has an influence on its electron। ये शायद फ्रेम में नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड लिखा है। फिर से देख लीजिए क्या कहता है, कहता है कि आयनिक रेडियस क्या है, न्यूक्लियस से वहां तक की दूरी जहां तक इलेक्ट्रॉनों पर न्यूक्लियस क्या लगा सके, अट्रैक्शन फोर्स लगा सके। प्यारे बच्चों उसे क्या बोलते हैं, आयनिक रेडियस बोलते हैं। तो आयनिक रेडियस जैसे हमारे पास मान लीजिए कहीं है Ca+2 तो कैटायन है, कहीं है मान लीजिए F- Br-, ये सब क्या है, एनायन है। तो जनरल फॉर्म में ऐसे लिख देता हूँ A- B+, A- है अगर कहीं यानी एनायन, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट होगा, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्लाउड जहां तक मौजूद हो, तो जहां तक न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर क्या लगा सकता है अपने अट्रैक्शन, उसे क्या बोलते हैं, आयनिक रेडियस।
एंड दिस वन इज द आयनिक रेडियस ऑफ एन आयन। ऐसे ही अगर बात करें बच्चों किसका, केटाइन का, तो केटाइन में भी सेम बात एप्लीकेबल कर सकते हैं अपन लोग। देखो क्या लिखा है, एक बार फिर से पढ़ लो। आयनिक रेडियस इज द डिस्टेंस, आयनिक रेडियस दूरी होती है फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से, ऑफ एन आयन, किसी आयन में, अप टू विच इट हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड। कहाँ तक, जहां तक अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर इसका क्या हो, इन्फ्लुएंस हो। ठीक है, तो जहां तक इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर ये अट्रैक्शन लगाएगा वो उसका क्या कहलाएगा बच्चों, आयनिक रेडियस कहलाएगा। अब देखो एक स्पीसीज था आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, उसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज उसे बोलते हैं बच्चों जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज उन्हें बोलते हैं जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। तो सबसे पहले यही लिख लीजिएगा कि दोज स्पीसीज इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो क्या हो गया डेफिनेशन, दोज स्पीशीज in which number of electron is same is called आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, उन्हें आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों देखिए जरा, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास Na+ है, ठीक है, Na+ में कुल 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लूँ, दूसरा एग्जाम्पल मान लो मैंने ले लिया कि हमारे पास Mg+2 है, Mg+2 में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तीसरा एग्जाम्पल मैंने ले दिया क्या, Al+3, Al+3 में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। चौथा एग्जाम्पल मैंने ले दिया मान लो N पे-3, इसमें भी कुल 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब जरा इनको थोड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व करो। तो जब Na+ की बात करोगे तो जरा देखिए Na+ कुछ ऐसा है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे बाहर क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अंदर में कितने होंगे, 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। और न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे, एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 11 प्रोटॉन न्यूक्लियस के भीतर मौजूद होंगे। ठीक है, तो जरा देखो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों पर 9 इलेक्ट्रॉनों का तो रिपल्शन लग रहा होगा, बट सेम टाइम 11 प्रोटॉनों का क्या लग रहा होगा, अट्रैक्शन। ऐसे ही थोड़ा और आगे चलो, तो जब थोड़ा और आगे चलोगे जैसे कि Mg+2 पर, तो इस पर भी जरा देखो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, उसमें जरा देखो कितने प्रोटॉनों का, 12 प्रोटॉनों का अट्रैक्शन लग रहा होगा, और कितने 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो टोटल 9 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन लग रहा होगा। भाई इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, एक सबसे बाहर होगा, 9 उसके अंदर होंगे, तो 9 उसे एक को धक्का मारेंगे। ठीक इसी तरह से अगर बच्चों हम लोग और थोड़ा सा भीतर आने की कोशिश करें, इसकी साइज़ थोड़ी उससे छोटी बना देता हूँ जिससे बातों को कन्विंस करने में कोई असुविधा ना हो। ठीक है, और थोड़ा सा आगे चलो प्यारे बच्चों, हम लोग इसके बारे में आते हैं, एल्युमिनियम के बारे में। तो एल्युमिनियम थोड़ा और छोटा होगा। एल्युमिनियम के न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन होंगे। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों पर रिपल्शन लगेगा कितने, 9 इलेक्ट्रॉनों का, और अट्रैक्शन लगेगा 13 प्रोटॉन का। 9 इलेक्ट्रॉनों का तो रिपल्शन होगा, 13 प्रोटॉन का अट्रैक्शन होगा। और जब हम यहाँ आ जाते हैं N पे-3 में, तो इसमें 7 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। 9 इलेक्ट्रॉनों का तो रिपल्शन लग रहा होगा, लेकिन 7 प्रोटॉनों का क्या लग रहा होगा, अट्रैक्शन। तो प्यारे बच्चों जरा गौर पूर्वक देखो, अगर हम लोग देखें कि ये सब के सब क्या हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, इसलिए रिपल्शन जो है चाहे वो Na+ हो उसमें भी 9 इलेक्ट्रॉनों का लग रहा है, चाहे वो Mg+2 हो उसमें भी 9 इलेक्ट्रॉनों का लग रहा है, चाहे वो Al+3 हो उसमें भी 9 इलेक्ट्रॉनों का लग रहा है, चाहे वो N-3 हो उसमें भी 9 इलेक्ट्रॉनों का लग रहा है। यानी कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर जो रिपल्शन वर्क कर रहा है वो सभी केसेस में सेम है, बट देखिए अट्रैक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ 11 प्रोटॉन है, यहाँ पर 12 प्रोटॉन, यहाँ पर 13 प्रोटॉन। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा, गौर पूर्वक देखना, मैंने बोला जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, किसका, न्यूक्लियस का, किस पर, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर। तो साइज श्रिंक कर जाएगी कि नहीं घट जाएगी, साइज घट जाएगी। जैसे ही अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। इसका मतलब बच्चों कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं उनका जो एटॉमिक रेडियस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू
एटॉमिक नंबर होता है। जहाँ पर एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा वहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा होगी, जहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होगा वहाँ न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, जहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा, अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा तो वहाँ साइज श्रिंक कर जाएगी। इसका मतलब इन सबों में ज़रा देखो, मैंने फटाफट बहुत बढ़िया बना रखा है डेमोन्स्ट्रेटिव फॉर्म में। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक रेडियस है सबसे कम है, सॉरी एटॉमिक नंबर है वो सबसे कम है, इसलिए उसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा है। अगर हम धीरे धीरे आगे बढ़ें तो उसके बाद सोडियम का सबसे कम है, इसलिए सोडियम सबसे बड़ा है। उसके बाद जरा देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर सबसे कम है, इसलिए मैग्नीशियम सबसे बड़ा है। और सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है Al+3 का, इसलिए ये सबसे छोटा है। तो दिस इज द परफेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस इन केस ऑफ व्हाट, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल उठा सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि N-3 है, O पे -2 है, F पे माइनस है और मान लीजिए नियॉन है। या अगर हम बात करें S पे -2, Ca पे +2, Cl पे माइनस या एर्गॉन, ठीक है। प्यारे बच्चों, अगर देखा जाए तो इसके भी पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। अगर इन सब के पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम है तो जरा बताइए कि दे ऑल आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, एंड वी नो दैट एटॉमिक रेडियस in case of isoelectronic species is inversely proportional to what? Is inversely proportional to its atomic number, ठीक है। तो किसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है? नाइट्रोजन का, इसलिए N-3 क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। उसके बाद कौन आता है बच्चों? O-2, उसके बाद कौन आ जाएगा? F-, उसके बाद कौन आ जाएगा? नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी साइज क्या होगी? सबसे छोटी। रीज़न हमने पीछे आपको समझा दिया। ऐसे यहाँ भी देखो 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि दे ऑल आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, एंड वी नो दैट एटॉमिक रेडियस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एटॉमिक नंबर। अब जरा आगे चल दो, आगे चलोगे तो पता लगेगा कि सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका है? सल्फर का, S-2 सबसे बड़ा होगा। फिर किसका है? Cl-, फिर किसका है? एर्गॉन, फिर किसका है? Ca+2। तो दिस इज द परफेक्ट एटॉमिक रेडियस ऑर्डर इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। बच्चों, हमने पीछे आयनिक रेडियस के बारे में पढ़ा। आयनिक रेडियस के बारे में कुछ बातें और बता देता हूं कि जनरली जो है ना, जनरली कैटायन का रेडियस जो है वो क्या होता है? एनायन के रेडियस से बड़ा होता है। बट CaF2 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जहां पर एनायन का रेडियस क्या होता है? कैटायन के रेडियस से बड़ा होता है। सॉरी, उल्टा बोल दिया। बच्चों, आपको मैं आयनिक रेडियस के बारे में एक बात और बताना चाहता हूं। क्या? जनरली आर कैटायन जो होता है बच्चों, आयनिक रेडियस के बारे में एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं। जनरली जो कैटायन का रेडियस होता है ना, वो एनायन के रेडियस से क्या होता है? छोटा। लेकिन CaF2 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जहां पर कैटायन का रेडियस जो है वो एनायन के रेडियस से, प्यारे बच्चों, क्या होता है? बड़ा होता है। अब इतनी बात सीख गए हो तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में? वैन डर वाल रेडियस के बारे में। किसके बारे में? वैन डर वाल रेडियस के बारे में। क्या कहता है जरा देखो, कहता है दोज एटम लाइक नोबल गैसेस व्हिच आर नॉट बॉन्डेड विथ ईच अदर एक्सपीरियंस ए वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस टू कम नियरर। ठीक है, कहता है ऐसे एटम जैसे कि इनर्ट गैस, इनमें कोई बॉन्ड वगैरह तो होता नहीं है, फिर भी जब माइन्यूटली देखा गया तो एक एटम दूसरे एटम पर एक वीक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। ठीक है, कहता है हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एडजेसेंटली प्लेस्ड एटम इन सॉलिड स्टेट। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, इन सॉलिड स्टेट ऑफ अ नोबल गैस इज अ वैन डर वाल रेडियस, यानी कि वैन डर वाल रेडियस हमेशा कैसे स्टेट में डिफाइंड है? सॉलिड स्टेट में डिफाइंड है। ठीक है, इनर्ट गैस हैव ओनली वैन डर वाल रेडियस। ओके, आगे कहता है इन मॉलिक्यूल ऑफ नॉन मेटल सॉलिड बोथ कोवैलेंट एंड वैन डर वाल रेडियस एग्जिस्ट। ठीक है, किसी भी नॉन मेटल के सॉलिड में दोनों रेडियस मौजूद होते हैं। कौन कौन? कोवैलेंट और वैन डर वाल। इससे कुछ महसूस नहीं होता है बच्चों। अगर आप मुझे मौका दो तो मैं आपको कुछ महसूस करा दूं। जरा देखिए,
आप ये तो मानते हैं कि इस पृथ्वी पर कुछ भी आइडियल नहीं है। क्या इंसान के दोनों आँखों की साइज बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसी है? नहीं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पता लगता है कि ऐसा नहीं है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। अगर मैं कह दूं मैंने दोनों हाथ की लंबाई एक बराबर है, तो ऊपर ऊपर से तो देखने में ऐसा लगता है कि हाँ मेरे दोनों हाथ की लंबाई एक बराबर है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। दोनों पैर एक बराबर स्ट्रेंथ रखते हैं? नहीं, डोमिनेंट फीट होता है, किसी का लेफ्ट तो किसी का राइट। जब मेडिकल इंडस्ट्री में और डेप्थ में जाएंगे तो आपको ये बातें पता लग जाएंगी। यानी दुनिया की कोई भी ज्योमेट्री आइडियल नहीं होती है। यदि आइडियल नहीं होती है तो जरा देखो, अगर मैं चलो इनर्ट गैस में हीलियम की बात कर लेता हूँ, या कुछ भी ले लो आप, दो हीलियम एटम हैं तो क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूम रहे होंगे सिद्धांतों के हिसाब से। अब आप तो जानते हो कि आइडियल सर्कुलर पाथ कुछ होता नहीं है। अगर आइडियल सर्कुलर पाथ कुछ होता नहीं है तो किसी क्षण तो इलेक्ट्रॉन ये जो चल रहे हैं ये अपने पाथ से थोड़ा आड़े टेढ़े होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल आड़े टेढ़े होंगे। जब कोई चीज़ सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो जिधर उसका हिस्सा आड़ा टेढ़ा होगा उधर उसका अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, यानी यहाँ नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। भाई कोई चीज़ घूम रहा है, मान लो मैं ऐसे ऐसे चॉकलेट घुमा रहा हूँ, ऐसे कर दिया तो ऐसे कर दिया, पहले ऐसे से घुमा रहा था ऐसे कर दिया, तो आपकी तरफ उसका हिस्सा क्या हो गया? ज़्यादा। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा हुआ, ओवरऑल एटम में कहीं और कम होना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल इलेक्ट्रॉन तो बदलता नहीं है। तो देखिए, जिस क्षण इलेक्ट्रॉन का रास्ता लड़खड़ाया, यानी कि शार्प सर्कुलर पाथ पर घूमते हुए जिस क्षण इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन शार्प सर्कुलर पाथ पे भी नहीं घूमता, मैंने आपको समझा रखा है। और वो क्या वेव मोशन करता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, 50 तरह की बातें हैं। देखो अभी तुम इधर सीधे सीधे आओ, ऐसे अगर नॉर्मली कोई कहे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे घूमता है, ठीक है। अब सर्कुलर पाथ पे अगर घूमता है तो अगर किसी क्षण उसका सर्कुलर पाथ आड़ा टेढ़ा करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस धरती पर कोई भी ज्योमेट्री आइडियल नहीं है, सर्कुलर भी आइडियल नहीं है। तो जब उसका किसी क्षण अपना रास्ता ऐसे आड़ा टेढ़ा होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, कहीं और घट जाएगी, क्योंकि ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? कांस्टेंट। तो देखो उस क्षण, जिस क्षण इलेक्ट्रॉन अपने सर्कुलर पाथ से थोड़ा आड़ा टेढ़ा हुआ, उस क्षण एक डायपोल पैदा हो गया। अब बच्चों जरा देखो, ठीक उसी टाइम जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो यहाँ के इलेक्ट्रॉनों पे रिपल्शन लगेगा। रिपल्शन जहाँ भी रिपल्शन लगता है वहाँ चीज़ें घट जाती हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा मिनिमाइज होगी तो कहीं और थोड़ी बढ़ जाएगी। बिल्कुल। तो देखिए, जिस क्षण यहाँ इलेक्ट्रॉन अपने सर्कुलर पाथ से रास्ते पे लड़खड़ाया, उसी क्षण यहाँ एक डायपोल पैदा हुआ, सेम उसी क्षण रिपल्शन लग के यहाँ एक इलेक्ट्रिक डायपोल पैदा हो गया। और इनके बीच में क्या वर्क करने लगेगा? इनके बीच में वर्क करने लगेगा उस एक क्षण पे जब इलेक्ट्रॉन ने अपना रास्ता खोया, अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करने लगा। देखिए, अट्रैक्शन फोर्स वर्क करने लगा। तो देखिए, दो नॉन पोलर स्पीसीज में भी अट्रैक्शन वर्क करता है कि नहीं करता है? मोटे मोटे तौर पे इसे ही क्या बोलते हैं? वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो प्यारे बच्चों, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोलर मास के और किसके? सरफेस एरिया के। ये दो बात तो एटलीस्ट आपको याद ही रहनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा क्या कि एक्चुअली अट्रैक्टिव फोर्स होता क्या है। देखो जैसे यहाँ लिखा है, दोज एटम लाइक नोबल गैस व्हिच आर नॉट बॉन्डेड विथ ईच अदर, जो एक दूसरे से बॉन्डेड नहीं है, एक्सपीरियंस ऑफ वीक अट्रैक्टिव फोर्स। कहाँ से एक्सपीरियंस करते हैं? इसको पढ़ के जाना जा सकता है? नहीं, बट इसे सुन के जाना जा सकता है, ठीक है। उसी वीक अट्रैक्टिव फोर्स को क्या बोलते हैं अपन? वैन डर वाल रेडियस बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जानना कि वैन डर वाल रेडियस इज डिफाइंड इन सॉलिड स्टेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा और बेहतर वे में आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एनसीईआरटी में लिया हुआ डायग्राम है। अब जरा देखिए, जैसे दो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, तो दो क्लोरीन मॉलिक्यूल हैं। अब जरा देखो, जो दोनों जहां पे बॉन्ड बना हुआ है, जैसे अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो ये दो क्लोरीन एटम के बीच बॉन्ड बना हुआ है ना, तो यहाँ जो सेंटर टू सेंटर दूरी है, जैसे कि अगर कोई कहे इस डिस्टेंस का जो आधा होगा तो कोवैलेंट रेडियस फॉर क्लोरीन क्या हो जाएगा? x/2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जरा उन दो मॉलिक्यूलों को देखिए जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है, यानी कि ध्यान से देखो, इसे देखो और इसे देखो, तो इनके बीच जो सेंटर टू सेंटर दूरी है वो ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस। इस डिस्टेंस के आधे को क्या बोल रहा है? जरा देखिए, वैन डर वाल डिस्टेंस बोल रहा है, और इसी के आधे को क्या बोल देगा? वैन डर वाल रेडियस, ठीक है। गौर से समझना प्यारे बच्चे, ऐसे बोल सकता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं डेफिनेशन में कि
इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन दोज टू एटम, ध्यान पूर्वक सुनना, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन दोज टू एटम्स विच आर नॉट बॉन्डेड विथ ईच अदर। देखो अगर हम इस क्लोरीन का ये एटम ले रहे हैं और इस क्लोरीन का ये एटम ले रहे हैं, क्या इनके बीच कोई बॉन्डिंग है? नहीं है। तो मैंने क्या बोला, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ध्यान रखना, बिटवीन दोज टू एटम which are not bonded with each other, which are not bonded with each other are called van der Waal distance। और इसी van der Waal distance का बच्चों जो आधा होगा उसी को अपन क्या बोल देंगे, वैन डर वाल रेडियस बोल देते हैं। ठीक है। अब बच्चों जरा गौरपूर्वक ये रिलेशन देखना, जो वैन डर वाल रेडियस है ना वो कोवेलेंट रेडियस का लगभग जस्ट डबल होता है। यहाँ पर वैन डर वाल डिस्टेंस आपको समझ में आया, ये है, और ये जो होता है ना वो कोवेलेंट रेडियस का लगभग 2 गुना होता है। इसका मतलब प्यारे बच्चों, अगर हम लोग अभी तक बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे देखो लिखा क्लोरीन मॉलिक्यूल में जो कोवेलेंट रेडियस है इतना है और वैन डर वाल रेडियस कितना है 1.8, तो ये लगभग इसका लगभग डबल है। या मोटे तौर पे इतना तो जानते रहो कि जो वैन डर वाल रेडियस है वो बड़ा होता है किससे, कोवेलेंट रेडियस से। प्यारे सरकारों अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो हम लोग बात कर देते हैं किसके, मेटालिक रेडियस की बात कर देते हैं। मेटालिक रेडियस की बात करेंगे तो कहता है कि हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेटालिक एटम इन अ क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो समझा देता हूं। देखो मान लीजिए कि आपने कॉपर का एक लैटिस ले लिया, तो जो मेटल एटम होते हैं उनमें ओवरलैपिंग नहीं होती है, एक दूसरे से सटे तो रहते हैं लेकिन एटम एक दूसरे में घुसे नहीं रहते। ठीक है, तो क्या कह रहा है जरा देखिए, वो कह रहा है किसी क्रिस्टल लैटिस में सेंटर टू सेंटर दूरी निकालो और उसके आधे को क्या बोलते हैं, मेटालिक रेडियस इक्वल्स टू x/2। कोवैलेंट रेडियस में जरा देखो क्या डिफरेंस था, दोनों एटम एक दूसरे में क्या किए रहते थे, ओवरलैप किए रहते थे। मेटालिक रेडियस में जरा देखो क्या डिफरेंस है कि वो दोनों एटम एक दूसरे में ओवरलैप नहीं किए हुए हैं। अगर ओवरलैप नहीं किए हुए हैं तब सेंटर टू सेंटर जो दूरी है बच्चों वो हमेशा ओवरलैप्ड स्थिति से ज़्यादा होगी कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो मेटालिक रेडियस होता है वो कोवैलेंट रेडियस से क्या होता है, ज़्यादा होता है। भाई यहाँ जो सेंटर टू सेंटर दूरी है वो बिना ओवरलैपिंग के है और यहाँ जो सेंटर टू सेंटर दूरी है वो विथ ओवरलैपिंग है। तो एकदम क्लियर सी बात है कि ओवरलैप कर लेंगे, जब एक दूसरे में घुस जाएंगे तो सेंटर टू सेंटर दूरी मिनिमाइज हो जाएगी, इसलिए मेटालिक रेडियस बड़ा होता है कोवैलेंट रेडियस। तो यहाँ हम कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सा एक डेटा दे सकते हैं कि जो हमारा वैन डर वाल रेडियस है वो सबसे बड़ा होता है, उसके बाद हमारा मेटालिक रेडियस आता है, उसके बाद हमारा कोवैलेंट रेडियस आता है। आयनिक रेडियस में हम कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे क्योंकि वो कई सारी डिफरेंट वैल्यूज गेन कर सकता है। एनायन बहुत बड़ा हो सकता है, कैटायन बहुत छोटा हो सकता है, उसमें एक रिलेटिव कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो इसको आप प्रॉपर वे में प्यारे बच्चों क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अब बच्चों हम लोग देखेंगे उन फैक्टर्स को जो एटॉमिक रेडियस को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला फैक्टर एडिशन ऑफ न्यू शेल। बच्चों जब हम टॉप टू बॉटम मूवमेंट करते हैं ना, देखिए टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नया शेल ऐड होता है। दिखा देता हूं कैसे। जैसे प्यारे सरकारों अगर हम लोग बात करें लिथियम की, तो लिथियम के बाद कौन आ जाता है, लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद रुबीडियम, रुबीडियम के बाद सीजियम, सीजियम के बाद फ्रेंशियम, जिसको हम सर्कल कर देंगे। समझ लेना आप कि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट के एटॉमिक रेडियस को हमको जेई और नीट के सिलेबस
सिलेबस में पढ़ना नहीं है। तो प्यारे बच्चों जैसे देखिए ये लिथियम है, ठीक है, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s1, ऐसे इसका क्या हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s1, ऐसे इसका आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन 4s1, ऐसे इसका 5s1, ऐसे इसका 6s1, ऐसे इसका 7s1। प्यारे बच्चों जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो देखो इसमें अधिकतम कितने शेल खुले हैं 2, यानी लिथियम में टोटल 2 शेल है। सोडियम में जाते हैं तो कितना हो जाता है 3, और ऐसे ही पोटेशियम में जाते हैं तो 4, और ऐसे उसके नीचे रुबिडियम में जाते हैं तो 5 एंड सो ऑन। यानी जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं किसी भी ग्रुप में तो नए शेल ऐड होते हैं। अब नए शेल ऐड हुए 2 से 3 हुए तो साइज बढ़ी कि नहीं बढ़ी, तो एडिशन ऑफ न्यू शेल, यानी कि जब हम कभी भी टॉप टू बॉटम जाते हैं तो न्यू शेल ये क्या होता है बच्चों, ये ऐड होता है। जब न्यू शेल ऐड होता है इससे साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान रखना साइज इसलिए नहीं इंक्रीज होती है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है। टॉप टू बॉटम जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या रहता है, घटता नहीं है। ये बात क्या है, गलत है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। पीछे मैंने लेक्चर में प्रूफ करके दिया है आपको। प्यारे बच्चों इसमें जरा देखिए कुछ टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे दिया है बोरॉन एल्युमिनियम और जो है कार्बन और सिलिकॉन। क्या दिया है, हमें दिया है बोरॉन एल्युमिनियम कार्बन सिलिकॉन, और हमको दिया है कार्बन सिलिकॉन और नाइट्रोजन फॉस्फोरस, और हमको दिया है नाइट्रोजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन सल्फर, और हमको दिया है फ्लोरीन क्लोरीन ऑक्सीजन सल्फर। हमसे कहता है बच्चों की अरेंज देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो देखिए बोरॉन एल्युमिनियम कार्बन सिलिकॉन, अगर देखा जाए बच्चों तो ये तो पीरियोडिक टेबल के सेकेंड पीरियड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और इसे देखा जाए तो ये पीरियोडिक टेबल के थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं। जो पीरियड नंबर होता है एक्चुअली किसी भी एलिमेंट में उतने ही शेल होते हैं, तो सेकेंड पीरियड है तो 2 शेल होगा और थर्ड पीरियड है तो 3 शेल होगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि एल्युमिनियम और सिलिकॉन ये बड़ा होगा बोरॉन और कार्बन से, क्योंकि इनमें 3 शेल हैं और इनमें कितने शेल हैं, 2 शेल है। अब आप इतना तो जानते हो कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होती है, घटती है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 0.65 से बढ़ता है, इसलिए साइज क्या हो जाती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर घट जाती है। तो जरा देखो एल्युमिनियम और सिलिकॉन में कौन लेफ्ट है, एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम बड़ा होगा सिलिकॉन से। बोरॉन और कार्बन में बोरॉन लेफ्ट है तो बोरॉन बड़ा होगा कार्बन से, यानी कि जो लेफ्ट होगा उसकी साइज ज्यादा होगी, जो राइट होगा उसकी साइज कम होगी। इसी तरह से बच्चों इसके लिए क्या बोल सकते हैं कि कार्बन ये सिलिकॉन नाइट्रोजन और फास्फोरस, यानी सिलिकॉन कॉमा फास्फोरस ये बड़ा होगा कार्बन कॉमा नाइट्रोजन से, सिलिकॉन बड़ा होगा फास्फोरस से और कार्बन बड़ा होगा नाइट्रोजन से। ऐसे इसमें जरा देखो नाइट्रोजन फास्फोरस ऑक्सीजन सल्फर, तो फास्फोरस सल्फर बड़ा होगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन से, फास्फोरस बड़ा होगा सल्फर से, नाइट्रोजन बड़ा होगा ऑक्सीजन से। ऐसे ओ जो है OS फिर कल, यानी कि सल्फर और क्लोरीन ये बड़े होंगे ऑक्सीजन और फ्लोरीन से, लेकिन सल्फर बड़ा होगा क्लोरीन से और ऑक्सीजन बड़ा होगा फ्लोरीन से। बट बच्चों ये मेथड जा करके एक जगह फेल हो जाता है। कहाँ फेल होता है मैं बता देता हूं। जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम है और बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप है। ठीक है प्यारे बच्चों जरा गौर पूर्वक से बात को सुनना। जैसे बच्चों अगर हम लोग इसको ले लें, यानी कि पोटेशियम कैल्शियम और रुबिडियम और स्ट्रोंशियम ले लें, तो पोटेशियम के नीचे आएगा रुबिडियम और कैल्शियम के नीचे आएगा स्ट्रोंशियम। तो हमें लगेगा जरा देखिए ये किस पीरियड से बिलोंग करता है, ये सेकेंड पीरियड है तो ये क्या हो जाएगा थर्ड, तो ये क्या हो जाएगा फोर्थ और ये क्या हो जाएगा फिफ्थ। तो ये अगर फिफ्थ पीरियड का है जिसमें 5 सेल होंगे और ये किसका है फोर्थ पीरियड का है
इसे अगर फोर्थ पीरियड का है तो इसमें 4 सेल होंगे। तो हमें लगेगा कि रुबिडियम और स्ट्रोंशियम बड़ा होता है पोटेशियम और कैल्शियम से, तो रुबिडियम बड़ा होगा स्ट्रोंशियम से और पोटेशियम बड़ा होगा कैल्शियम से। बट बच्चों यहाँ पर एक्सेप्शन चलता है। अब साइंस में तो कुछ एक्सेप्शन होता नहीं है। देखो ये नेचर की जिन बातों को साइंस खुद एक्सप्लेन नहीं कर पाती है बोल देती है कि एक्सेप्शन है। अब देखो होता क्या है ये, अब इसको आपको अलग से याद करना है स्टार मार के, यानी कि इस मेथड में जो आपने मेथड 1 पढ़ा एडिशन ऑफ न्यू शेल, उसमें आपको स्टार मार के लिखना है कि पोटेशियम स्ट्रोंशियम से बड़ा होता है, यानी कि ये करेक्ट ऑर्डर होगा, रुबिडियम फिर पोटेशियम फिर स्ट्रोंशियम फिर कैल्शियम। इसको ध्यान रखना पड़ेगा, सेंटा बताने नहीं आएगा आपको एग्जाम सेंटर पे, इसको आपको स्ट्रॉन्ग मेमोरी के तहत ध्यान रखना पड़ेगा। यही नहीं, अभी एक जगह और ऐसा होता है, जब आप इसको लेंगे ना तो रुबिडियम को बेरियम से छोटा होना चाहिए, बट एक्चुअली रुबिडियम भी बेरियम से क्या होता है बच्चों, बड़ा। यानी कि अगर रुबिडियम सीजियम और स्ट्रोंशियम और बेरियम में आपसे कहे कि एटॉमिक रेडियस के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखो, तो आपको तो यही लगेगा कि ये नीचे वाला है ये इसके ऊपर वाला है, तो आपको लगेगा सीजियम कॉमा बेरियम ये बड़े हैं रुबिडियम कॉमा स्ट्रोंशियम से, सीजियम बड़ा होना चाहिए बेरियम से और रुबिडियम बड़ा होना चाहिए स्ट्रोंशियम से। हाँ कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये एक्सेप्शनल है, यानी रुबिडियम बेरियम से बड़ा होता है। सीजियम के बाद कौन आएगा, रुबिडियम, फिर कौन आएगा, बेरियम, और उसके बाद कौन आएगा, स्ट्रोंशियम। तो ये 2 हिट पॉइंट हैं जिन्हें स्टार बना के आपको इस मेथड के लिए 110% क्या करके रखना है, कंट्रोल करके रखना है। दूसरा बच्चों, दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि पीरियोडिक वेरिएशन, जैसे हमने एडिशन ऑफ न्यू शेल देखा, तो दूसरा जो डिपेंडेंसी है एटॉमिक रेडियस का वो हम लेफ्ट टू राइट मूवमेंट वाला पढ़ेंगे, यानी कि जो है डिपेंडेंसी या ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे हम लोग देखेंगे एटॉमिक रेडियस के डिपेंडेंसी को। प्यारे बच्चों हम जानते हैं, पीछे के लेक्चर में मैंने आपको बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ा रखा है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, when we move from left to right, effective nuclear charge increases। ये तो हर कोई जानता है, लेकिन तुम तो ये भी जानते हो कि कितने से, by 0.65। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होता है, बढ़ता है। भाई अगर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, बट ऑब्वियस है न्यूक्लियर अट्रैक्शन किस पे, न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर। अगर किसी एटम में न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बढ़ेगा तो ओवरऑल एटम क्या होगा बच्चों, श्रिंक करेगा, तो साइज छोटी हो जाएगी। और जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। यानी कि सामान्य तौर पे जनरली ऐसा होता है, ठीक है, जनरल बिहेवियर यही है, जनरली ऐसा ही होता है। इसीलिए तो पिछले सभी क्वेश्चन में जो लेफ्ट पे थे उनको बड़ा और जो राइट पे थे उनको छोटा बोला। देखिए जैसे एल्युमिनियम सिलिकॉन के लेफ्ट में था तो एल्युमिनियम सिलिकॉन से बड़ा है, बोरॉन कार्बन के लेफ्ट में था तो बोरॉन कार्बन से बड़ा है, इसी तरह से बाकी सब में। प्यारे बच्चों लेकिन ये बात जो 4th पीरियड है ना डी ब्लॉक का, उसमें बिल्कुल भी सही से लागू नहीं हो पाता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा। देखिए साइंस टीचर विनीता किरमानी मन फे को ना कॉपर जिंक, ठीक है। अगर आपको ये समझना पड़ेगा तो ये देखिए यहां तक तो साइज क्या है, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होती है बच्चों, घटती है। साइज अगर लेफ्ट टू राइट जाने पर घट रही है तो इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंट है शील्डिंग इफेक्ट पे, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ रहा होगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी बढ़ रहा है तो इसलिए न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। तो ओवरऑल इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से साइज बढ़नी चाहिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से साइज घटनी चाहिए। तो यहां तक तो कौन डोमिनेंट होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंट होता है। लेकिन यहां जरा देखिए, यहां फिर शुरू हो जाता है खेल। ये जो मैग्नीज है ना बच्चों, ये क्रोमियम और आयरन दोनों से बड़ा होता है। इनकी साइज आपस में लगभग बराबर होती है, लगभग बराबर में बड़ा वही होता है जो लेफ्ट पे होता है। जैसे 100 है और 100.0001 है
तो ये दोनों लगभग बराबर हैं, बट बड़ी वैल्यू तो यही है ना। उसके बाद बच्चों जब निकिल कॉपर जिंक पे जाते हैं साइज बढ़ जाती है, यानी यहाँ शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेंट हो जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे, और यहाँ क्या चलता है, शील्डिंग इफेक्ट इज कंपनसेटेड बाय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उम्मीद करता हूँ ये भाषा आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि पीछे देखिए अब अचानक से आप देखने लगोगे तो नहीं समझेगा, बट अगर आप लिंक होकर के चल रहे होगे, हर पिछले लेक्चर से गो थ्रू हुए होगे, तो ये बातें बहुत स्ट्रांग वे में आपको समझ में आएंगी। प्यारे बच्चों पीछे एक चीज और दिमाग में आ रहा है, उसको बताना भूल गया। देखिए ये ग्रुप है ना, बाबा अली गया इंडिया थैला लेकर, इसमें एल्युमिनियम गैलियम भी एक्सेप्शनल है। तो जरा मैं इसे समझा देता हूं। इसे साइंस में ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के भी नाम से जाना जाता है बच्चों, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों नियम तो यही कहता है कि बाबा अली गया इंडिया थैला लेकर के, एल्युमिनियम के नीचे है गैलियम, इसमें टोटल कितने शेल हैं, 2, इसमें कितने हैं, 3, और इसमें कितने हैं बच्चों, 4 शेल हैं। तो इसकी साइज बड़ी होनी चाहिए, बट एक्चुअली गैलियम की साइज जो है वो छोटी होती है एल्युमिनियम से, जबकि गैलियम ग्रुप में एल्युमिनियम के नीचे है। तो इसके पीछे का कारण होता है प्यारे बच्चों ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। एल्युमिनियम है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, and what about gallium? It is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में नहीं जाएगा, 4s2 3d10 और 4p1। प्यारे बच्चों जरा देखो, जैसे हम एल्युमिनियम से गैलियम पे गए 3d आ गया। अब हम जानते हैं SPDF में शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा S का होता है और सबसे कम F का होता है, और उसके बाद सबसे कम D का होता है। यानी कि जब हम एल्युमिनियम से गैलियम की तरफ मूव करते हैं तो D आ जाता है। D अचानक से D आया, यानी अचानक से शील्डिंग इफेक्ट कम हो गया। शील्डिंग इफेक्ट जब कम होगा बच्चों तो साइज खट से श्रिंक होगी, तो इतनी ज्यादा श्रिंक हो जाती है गैलियम में कि एल्युमिनियम से छोटा हो जाता है, ड्यू टू सडन एग्जिस्टेंस ऑफ 3D सबशेल। इसी को साइंस में ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। अचानक से 3D आ जाने से शील्डिंग इफेक्ट काफी कम हो जाता है, जिसकी वजह से साइज श्रिंक करती है। भाई टॉप टू बॉटम गए, ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल साइज बढ़नी चाहिए, और ड्यू टू डिक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट साइज घटनी चाहिए। तो बढ़ने वाले फैक्टर से घटने वाला फैक्टर डोमिनेंट हो जाता है। जैसे मान लो महीने का मैं जो है 5 लाख रुपए कमाता हूं और 10 लाख रुपए खर्च कर देता हूं, तो डोमिनेंट इफेक्ट क्या है, एक अच्छी अर्निंग के बावजूद भी मैं हमेशा कंगाल रहूंगा कि नहीं? उसके पीछे कारण है, उसके पीछे सिंपल सादा कारण है कि मेरी जो अर्निंग है उससे ज्यादा मेरा एक्सपेंस है, और जब ऐसी स्थिति में क्रिएट करूंगा तो बट ऑब्वियसली मैं हमेशा परेशान रहूंगा। अब बच्चों देखो आगे चलते हैं। हमने लेफ्ट टू राइट मूवमेंट में ये चीज समझी, बाकी और लगभग जगहों पे चीजें नॉर्मल चलती हैं। और प्यारे बच्चों देखो उसके बाद आगे चलते हैं। लेफ्ट टू राइट मूवमेंट हो गया, टॉप टू बॉटम हो गया, ठीक है। अब Z/E ये भी बहुत बड़ी चीज है। Z/E जो होता है बच्चों, इसको हम चार्ज से भी समझ सकते हैं, बट हम ऐसे समझेंगे प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब जरा देखो, जब भी कभी Z/E बच्चों बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स घट रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन, तभी वो बढ़ रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन घटेंगे तो सिंपल सीधी बात होगी कि शील्डिंग इफेक्ट कमजोर होगा, और शील्डिंग इफेक्ट कमजोर होगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन डोमिनेंट हो जाएगा, और साइज क्या हो जाएगी बच्चों, फटाफट साइज घट जाएगी। इसके विपरीत या इसके अपोजिट अगर हम कहें Z/E घटता है तो ऐसा तभी संभव है जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ें, और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन कमजोर हो जाएगा, और फाइनली साइज क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज कर जाएगी। जैसे अगर कोई कहे Al+2 Al+3, तो प्यारे बच्चों अगर हम इसका Z निकालें, E निकालें, Z/E निकालें, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर तो चाहे कैटायनिक फॉर्म में हो चाहे न्यूट्रल, हमेशा कितना होगा
13 होगा। बट जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों, यहाँ पे तो 13 होंगे, यहाँ 12, यहाँ 11 और यहाँ 10 हो जाएंगी। तो Z बाई ई 13/13, 13/12 और 13/11 और 13/10। किसी भी रेशियो में न्यूमरेटर तो यहाँ जरा देखो सब में कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर घट रहा है। देखिए जैसे हम इधर से इधर जा रहे हैं तो डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर घट रहा है, यानी कि Z बाई ई बढ़ रहा है। Z बाई ई जब बढ़ता है तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब बच्चों कि जो AL है वो बड़ा होगा और जो AL+3 है वो छोटा होगा। इसी बात को हम एक लाइन में अगर समझना चाहें तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि व्हेन पॉजिटिव चार्ज इज increases on same atom, its size decreases। जब किसी सेम एटम पर प्यारे बच्चों पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो उसकी जो साइज है वो हमेशा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और भी देख लेते हैं प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए n है, n-1 है, n-2 है, n-3 है। Z बाई ई डायरेक्ट निकाल देता हूं। Z इसका कितना है, 7/7, 7/8, 7/9 और 7/10। यानी कि जो न्यूमरेटर है वो प्रोटॉन्स को दर्शा रहा है और जो डिनोमिनेटर है, इट इज डिनोमिनेटर इज रिप्रेजेंटिंग द ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद द एटम एंड आयन। तो प्यारे बच्चों अगर हम लोग देखें इधर से इधर जाने पर Z बाई ई की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो बढ़ रही है और Z बाई ई कम होगा तो बट ऑब्वियस है साइज बढ़ जाएगा। पीछे एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, ये देख लीजिए। अब बच्चों अगर साइज बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि n-3 इज ग्रेटर देन n-2 इज ग्रेटर देन n- इज ग्रेटर देन n। यानी साफ सुथरी बात पता लगी कि अगर सेम एटम पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, यानी कि इफ नेगेटिव चार्ज इज increases on same atom, क्या बोला, if negative charge is increases on same atom then atomic radius increases। ये भी इंपॉर्टेंट बात हो गई। प्यारे बच्चों हमने कुल कितने फैक्टर देख लिए, कई सारे फैक्टर देख लिए, Z बाई ई भी देख लिया, ठीक है, इतनी सारी। अब हम उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो एटॉमिक रेडियस को प्रभावित करते हैं। असली खेल शुरू हो गया। प्यारे बच्चों मैं पहले ही एकदम ज़बरदस्त सा फैक्टर उठा लेता हूँ टाइम पास करने के बजाय। सबसे पहला फैक्टर उठा लेता हूँ मैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या उठा लेता, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बड़ी गजब की चीज़ है कॉन्ट्रैक्शन। एक्चुअली बच्चों को 11th में नहीं पढ़ाया जाता, इसको बच्चों को पढ़ाया जाता है 12th क्लास के F ब्लॉक में, बट इसको 11th में पढ़ाना ही चाहिए ही चाहिए ही चाहिए। ये मैं पढ़ा के प्रूफ कर देता हूँ। अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो आप प्रो लेवल पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डील नहीं कर सकते हैं, ये बात जानते रहिएगा। जब बच्चों हम लोग बात करते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की, तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की जब बात करेंगे तो जरा देखिए सबसे पहला बात कि व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि SPDF में स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर है, स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर है वो ये है। सबसे ज़्यादा किसका होता है, S का, और सबसे कम किसका होता है, F का होता है। अब जरा देखना लैंथेनम के बाद F ब्लॉक शुरू होता है। जैसे इसका एटॉमिक नंबर कितना है 57, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 6s2 4f में क्या हो जाएगा, जरा देखो 0 और 5d1 हो जाएगा, 56 1 57। लेकिन जैसे ही आप लालू, सीमा, प्रीति, नंदा, पीएम, संघ, यूरोपियन गार्डन में टीवी देखे, होल अर्निंग टीम अब लुटेगी, जैसे ही इसमें जाओगे बच्चों तो यहाँ से शुरू हो जाएगा क्या 4f1 और यहाँ जाते जाते क्या आ जाएगा आपका 4f14 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, गौरपूर्वक मेरी बात को सुनने की क्या करिएगा, कोशिश करिएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनने की सरकारों क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, कोशिश। ठीक है जरा देखिए, अब अगर यहाँ
जैसे ही F खुल गया अचानक से जो शील्डिंग इफेक्ट था रिलेटिवली कम हो गया कि नहीं पूरे पीरियोडिक टेबल की तुलना में, क्योंकि कहीं भी 4f अभी तक अस्तित्व में नहीं था। बिफोर 58 जितने भी एलिमेंट हैं कहीं भी 4f एग्जिस्टेंस में नहीं था। जैसे ही 4f एग्जिस्टेंस में आया सबसे कम शील्डिंग इफेक्ट लगेगा, सबसे कम स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा। अब अगर कहीं स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन घट जाता है तो अपने आप न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाता है। शील्डिंग इफेक्ट कहीं कम होगा तो अपने आप साइज क्या होगी, श्रिंक करने लगेगी। तो जब हम यहाँ लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटती नहीं है, साइज बहुत तेजी से घटती है, क्योंकि घटती है तो पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो इसी को क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब डिफाइन करता हूं, देखिएगा कैसे डिफाइन करूंगा, ध्यानपूर्वक देखिए। ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, किसका, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल, ऑफ 4f सबशेल, क्या बोला, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल, when we move left to right in lengthenoid, lengthenoid बोले तो कौन सा पीरियड बच्चों, 6th पीरियड, then size is rapidly decreases, this is then size is rapidly decreases due to poor shielding effect, घटिया shielding effect of 4f सबसेल। जब हम lengthenoid में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज तेजी से घटती है, which is called what, lengthenoid contraction, LC। भयंकर चीज है बच्चों, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, lengthenoid contraction बोलते हैं। इसका इफेक्ट देखोगे, इसका इफेक्ट देखोगे तो मजा आ जाएगा आपको। देखो अगर हम बात करते हैं डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक की जब हम आपसे बात करेंगे तो डी ब्लॉक में जरा देखो, सबसे पहले डी ब्लॉक कहाँ से शुरू होता है, डी ब्लॉक 4th पीरियड से शुरू होता है, फिर 5th पीरियड आ जाता है, फिर 6th पीरियड आ जाता है, और फिर 7th पीरियड आ जाता है। 4th पीरियड में कौन होता है बच्चों, साइंस टीचर विनीता किरमानी मन फे को ना कॉपर जिंक आ जाता है। 5th पीरियड में कौन आ जाता है बच्चों, 5th पीरियड में आ जाता है यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। उसके बाद 6th में कौन आ जाता है बच्चों, ला हफ्ता वरना रे OS इरफान पठान और होगार्ड। उसके बाद क्या आ जाता है बच्चों, एक राइफल दबाए सागर भाई, ध्यान से देखो, एक राइफल दबाए सागर भाई, एक राइफल दबाए सागर भाई, हस्ती मिटाकर देश को रंगीन करने निकले। ये पूरा का पूरा बच्चों हमारा क्या है, डी ब्लॉक है। तो इसमें जरा देखना सबसे भयानक बात क्या है कि इसके आगे ये भी लिख देता हूँ, बाबा अली गया, ये जिंक के सामने गया आएगा और साफ सुथरा लिख देता, लो ये आएगा, ये सीधे ये लिख देता, गया इंडिया थैला लेकर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जरा गौर पूर्वक देखना, इसका तो एटॉमिक नंबर 21 होता है, इसका 22, इसका 39, इसका 40, इसका 57, लेकिन इसका 58 नहीं होता है, इसका 72। जरा गौर पूर्वक देखो, इसका 72 हो जाता है, क्योंकि देखो 57 के बाद हम अगर देखें तो पेन सेलेक्टेड है, हाँ 57 के बाद जरा देखो
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, यानी 71 एलिमेंट ये हो जाते हैं जो नीचे एफ ब्लॉक में रखे हैं। तो यहाँ जब आप पीरियोडिक टेबल अपने सामने खोलोगे ना, धैर्य रखना, तो 57 के बाद 58 नहीं मिलेगा, 72 मिलेगा। उसके आगे आ जाओगे जब यहाँ 89 के बाद यहाँ आपको 90 नहीं मिलेगा, 104 मिलेगा। तो जरा देखो, इसका मतलब कि 57 के बाद जो एलिमेंट आते हैं उसमें कौन खुल चुका है, एफ ब्लॉक खुल चुका है। ठीक है, अगर एफ ब्लॉक खुल चुका है तो जरा गौर पूर्वक देखना, जैसे ही हम यहाँ आते हैं फोर्थ पीरियड में, तो टॉप टू बॉटम जाने पर चुपचाप साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चुपचाप साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अभी 4f सबशेल अस्तित्व में, एग्जिस्टेंस में नहीं है। यहाँ टॉप टू बॉटम जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा। भाई किसी चीज़ में 2 शेल हैं और किसी चीज़ में 3 शेल हैं, तो जिसमें 3 शेल होगा वो 2 शेल वाले की तुलना में बड़ा होगा ना, बट ऑब्वियस है। अब जरा गौरपूर्वक देखो, यहाँ जैसे तुम टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज बढ़ेगी, लेकिन जैसे यहाँ से यहाँ जाओगे तो देखना, ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल, यहाँ देखो 5वां पीरियड है तो 5 सेल होगा, ये 6ठा पीरियड है तो इसमें 6 सेल होगा, तो 5 से 6 जब जाएंगे तो ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल साइज बढ़नी चाहिए। बट यहाँ जरा देखो 72 है, यानी यहाँ 4f अस्तित्व में है। अगर यहाँ 4f एग्जिस्टेंस, क्योंकि आफ्टर 57 हर जगह 4f मौजूद होता है, अगर 4f एग्जिस्टेंस में है, फिर से बोल दे रहा हूँ, अगर 4f एग्जिस्टेंस में है, अगर 4f एग्जिस्टेंस में है तो वहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल साइज बढ़नी चाहिए, बट ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन साइज घटनी चाहिए। तो एक कारण है कह रहा है साइज बढ़ेगी, दूसरा कारण है कह रहा है साइज घटेगी। एक की वजह से बढ़ेगी, दूसरे की वजह से घटेगी, एक की वजह से बढ़ेगी, दूसरे की वजह से घटेगी। तो ओवरऑल क्या रहेगा भैया जी, ओवरऑल कांस्टेंट रहेगा। तो हम कह सकते हैं इनकी साइज आपस में लगभग बराबर होती है। अब देखो, इंजेक्शन लगाना है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि किस बीमारी में कौन सा इंजेक्शन लगाना है। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है क्या ये जानना कि कहाँ तक होता है। तो मेरा अपना बनाया हुआ एक लाइन है जिसको मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर लिख लीजिए, क्या कि इफ़ेक्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये बहुत ही स्लोगन है, मंत्र नंबर 1 करके लिख देना, मंत्र नंबर 1, क्या कि इफेक्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ऑन एटॉमिक रेडियस इज ऑब्जर्व्ड ओनली टिल द ग्रुप नंबर 13। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना बहुत ज़रूरी है। इफेक्ट ऑफ, ऐसे बहुत सारे मंत्र दूंगा, एटॉमिक रेडियस जैसे 1 2 3 4, आयनाशन थेरेपी में जैसे 1 2 3 4, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब आप सब कुछ एकदम भयंकर तरीके से कर पाएंगे। इफेक्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ऑन एटॉमिक रेडियस is observed कहाँ तक ये जानना बहुत जरूरी है, till the group number 13। effect of lengthenoid contraction on atomic radius is observed only till the group number 13। इसको 50 बार बोल के याद कर लेना, तब जाके पता लगा कि ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। अब प्यारे बच्चों, सिमिलैरिटी तो है, लेकिन आगे फिर लेंथेनॉइड का एटॉमिक मतलब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट समाप्त हो जाता है, फिर वो उतना मेजरेबल नहीं रह जाता है। प्यारे बच्चों, अब जरा गौर पूर्वक इनको देखो, देखो इनको, ये जो 4 पेयर है ना, देखो सिमिलरिटी तो ग्रुप 13 तक है, सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी यहाँ है। सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी का मतलब समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं 100 रुपये कमाता हूँ, एक लड़का है ए, वो 100.01 कमाता है, मैं 100 कमाता हूँ, एक दूसरा लड़का है बी, वो 100.0001 कमाता है, मैं 100 रुपये कमाता हूँ, एक तीसरा लड़का है सी, वो 100.000000000001 कमाता है। तो सी का पैसा मेरे ज़्यादा करीब है ना, बी का भी करीब है, ए का भी करीब है, पर सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट अगर हम इन 3 डेटा में, अगर मैं कहूँ रंजीत सर की इनकम है और ये उनके बच्चों की इनकम है, दोनों लोग बड़ा कम इनकम कर रहे हैं। अरे ऐसा तो नहीं है, देखो ऐसा होना भी नहीं चाहिए, बच्चों को भी खूब कमाना है और सर को भी तो कमाना ही पड़ेगा ना भाई, बिना कमाए कैसे काम चलेगा। अब जरा देखो, यहाँ से पता लगता है क्या, यहाँ से पता लगता है कि
रंजीत सर और सी में ज़्यादा क्लोजनेस है, बी में भी है, ए में भी है, यानी कि सिमिलर तो तीनों हैं बट ज़्यादा सिमिलर कौन है, सी ज़्यादा सिमिलर है। अब जरा देखो ऐसे ही यहाँ पर सिमिलरिटी तो ग्रुप 13 तक है बट यहाँ पे जो सिमिलरिटी है ना वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि जर्कोनियम हाफनियम के काफ़ी क्लोज होता है, फिर ये फिर ये फिर ये, इसीलिए केमिस्ट्री में इनको केमिकल ट्विंस के नाम से जाना जाता है। बच्चों क्या आपको ये बात मालूम थी? पक्का नहीं मालूम रही होगी। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? केमिकल ट्विंस। अगर कोई कहे केमिकल ट्विंस के कितने पेयर हैं तो देखो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 4 पेयर हैं केमिकल ट्विंस के। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। ये बोला जाता है केमिस्ट्री में इन्हें केमिकल ट्विंस के नाम। जैसे आपसे पूछ लेगा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल ट्विंस, तो वहाँ आपको जवाब देना पड़ेगा ये, यानी कि जर्कोनियम हाफनियम, नियोबियम, ये टीए और मोलिब्डेनम टंगस्टन और टीसी और आरई, ये क्या होते हैं? केमिकल ट्विंस होते हैं। प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब जरा देखिए इसी को और कई रूपों में वो बोलता है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? एटॉमिक रेडियस, फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस हमने क्या पढ़ा? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। हमने देखा कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, अब उसको समझना। 5th पीरियड और 6th पीरियड की जो साइज होती है वो आपस में क्या होती है? सेम होती है। तो इसी बात को और कई तरीके से बोल सकता है। देखो ध्यान से समझना कि ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू lengthenide contraction, atomic radius of 5th and 6th period is almost same in D block। ठीक है, दूसरी बात इसी को कैसे बोल सकता है मैं आपको सिखाता हूँ। जरा गौरपूर्वक देखना बच्चों कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आपको पीछे प्रो कर दिया है। देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो 3D में जाता है, लास्ट वाला यहाँ पर 4D में और यहाँ पर 5D में और यहाँ पर 6D में जाता है। इसलिए बच्चों 4th पीरियड को 3D सीरीज भी बोलते हैं और 5th पीरियड को 4D और 6th पीरियड को 5D सीरीज बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ड्यू टू, यहाँ भी बोल सकते हैं भाई कि ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से atomic radius of 4D and what 5D series is almost same, is almost same। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ आपको बेहतर सीखने को मिला होगा सामान्य तरीकों से। नहीं तो ऐसे बुकिश लैंग्वेज में क्या ही पढ़ाया जाता है, बुकिश लैंग्वेज यही पढ़ाया जाता है कि जो है क्या कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? बढ़ेगा। यही तो पढ़ाया जाता है। अब जरा आगे चलें और गौरपूर्वक और कुछ बातों को देखें और समझें। एटॉमिक अगर आपने इतना समझ दिया तो मैं 1-2 बातें और यहीं कंक्लूड कर देना चाहता हूँ। जैसे बच्चों फजान रूल आप सुन लीजिए, क्या होता है फजान रूल, बहुत अच्छा सा नोट्स बनाइएगा। फजान रूल, फजान रूल बच्चों आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर को डिफाइन करता है। दुनिया का कोई भी बॉन्ड ना तो 100% आयनिक होता है और ना ही 100% कोवैलेंट होता है। तो फजान रूल क्या बताता है हमें? हमें बताता है इट डिफाइंस कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में ये कोवैलेंट कैरेक्टर को डिफाइन करता है। कैसे? जनरली एनायन जो होता है बच्चों वो बड़ा होता है, ठीक है, और जो केटायन होता है बच्चों वो छोटा होता है। जब मैं अंदर चार्ज दिखा रहा हूँ तो आप ये मान के चलो कि ये क्या है? न्यूक्लियस है। बट जब मैं इसके बाहर चार्ज दिखाऊंगा तो आप ये मान लोगे, जहाँ मैंने बाहर नेगेटिव दिखा दिया इसका मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और अगर मैंने पॉजिटिव दिखा दिया तो इसका मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब इतना सारा पॉजिटिव दिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस है, नहीं। जैसे सोडियम है, अगर उस पर +1 है तो पूरे के पूरे सोडियम पर वो +1 इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा ना। तो पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसका ये मतलब है। इसका ये मतलब नहीं कितना पॉजिटिव चार्ज है, वो कुछ भी हो सकता है।
अब जरा देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। कैटायन और एनायन के बीच में क्या लग रहा होगा यहाँ पर, भाई ये कैटायन है, इनके बीच में क्या लग रहा होगा, अट्रैक्शन। अब जरा गौर पूर्वक समझना, ये आयनिक बॉन्ड से बंधे हुए हैं बट इनमें कोवैलेंट कैरेक्टर भी होता है। अब उसको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले जरा देखिए पॉइंट नंबर 1, अगर कैटायन की साइज छोटी हो, यानी कि कैटायन यानी कि स्टेट 1 में, या एक मैं केस 1 ले लेता हूँ, चलो एक मैं आपको बताता केस 1। केस 1 में मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, केस 1 में अगर कैटायन की साइज़ क्या है, छोटी है। अब आप साइज़ अगर छोटी है कैटायन की, रेडियस, तो कैटायन की अगर साइज़ छोटी है यानी कि रेडियस ऑफ कैटायन क्या है बच्चों, कम है। तो ज़रा बताइए चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज डेंसिटी कैटायन पर जरा देखो, चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम कितना होता है, किसी भी स्फेरिकल चीज़ों का जो वॉल्यूम है वो 4/3 पाई आर क्यूब के, पाई आर क्यूब के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। अगर पाई आर क्यूब के बराबर होता है तो ज़रा देखो कि आर की वैल्यू कम है तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और वॉल्यूम कम हो जाएगा चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब कि जैसे कैटायन छोटा होगा वैसे उस पर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो ज़रा बताओ, ये कैटायन इन इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा होगा, जैसे इस पर हाई चार्ज डेंसिटी होगी तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा खींचेगा कि नहीं खींचेगा। जब अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन कैटायन की तरफ जाने लगेंगे तो एनायन का न्यूक्लियस एक्टिवेट होकर बुलाएगा ना, क्योंकि कोई अपनी चीज़ को देना थोड़ी चाहता है। आप एक बिस्किट खा रहे हैं, कोई रास्ते चलता आदमी छीनने लगेगा तो आपकी बॉडी अपने आप उस बिस्किट को अपनी तरफ खींचेगी। आप गले में सोने का चेन पहने हैं, रास्ते पे चलता हुआ कोई स्नेचर आया और खींचने लगा तो आप उस चेन को अपनी तरफ पकड़ेंगे। वैसे ही जब ये कैटायन उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा तो इसका न्यूक्लियस उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, बिल्कुल करेगा। बट जब इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा भी इसकी तरफ खिंच गया तो जरा बताओ, हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन खिंच जाना। आप बिस्किट खा रहे थे, मैंने थोड़ा बिस्किट खींच लिया, इसका मतलब मैंने बिस्किट शेयर कर लिया। बट ऑब्वियस है भाई, शेयर करना मतलब ले लेना। तो जब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ खिंच गया, यानी कैटायन ने एनायन से थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले ली। अगर थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले ली, इसका मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर आयनिक बॉन्ड में होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। फिर से सुन लीजिए, एनायन है, कैटायन है, एनायन कैटायन एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा। इसी खींचने की ताकत को पोलराइजेशन पावर भी बोलते हैं, पोलराइजेशन पावर भी बोलते हैं, पोलराइजेशन पावर, ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के कुछ अमाउंट को शेयर कर लेगा, कुछ अमाउंट को शेयर कर लेगा, यानी कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। प्यारे बच्चों, तो जरा देखो आगे मैं बोलूं, चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो पोलराइजेशन पावर क्या होगा। पोलराइजेशन पावर का मतलब होता है कैटायन का एनायन से इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत। कॉपी के टॉप पे लिख लेना ये बात। पोलराइजेशन पावर बढ़ेगा, और पोलराइजेशन पावर बढ़ेगा तो जितना ज़्यादा खींचेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ सप्लाई होगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई होगा उतना ज़्यादा शेयर होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर होगा उतना ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा, और जितना ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा उतना ही आयनिक कैरेक्टर कम होता चला जाएगा। इसका मतलब कि अगर कहीं कैटायन की साइज क्या है, छोटी, तो वहां पर कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऐसे बता देता, जैसे मान लीजिए कि लिथियम है LiCl और NaCl, KCl और RbCl और क्या है CsCl। इसमें जरा देखो एनायन तो सेम है, एनायन सेम है, लेकिन कैटायन की साइज बदल रही है। लिथियम सबसे छोटा है, फिर सोडियम और फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम और फिर सीजियम, यानी सीजियम सबसे बड़ा है। अब जरा देखो यहाँ जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, एक्चुअली पीरियोडिक टेबल में तो टॉप टू बॉटम है, बट यहाँ बोर्ड के प्लेन में ये क्या है, लेफ्ट टू राइट है। तो यहाँ जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जो कैटायन का रेडियस है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और कैटायन का रेडियस बढ़ेगा तो जो उसका उस पर जो है चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है, चार्ज डेंसिटी उस पर कम हो रही है। तो पोलराइजेशन पावर यानी एनायन से इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत वो भी कम हो रही है, यानी कोवैलेंट कैरेक्टर कम हो रहा है, आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। इसलिए इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। और कोई कहे कोवैलेंट कैरेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये पहला पॉइंट जो मैंने आपको समझाया।
बच्चों सिर्फ पहले पॉइंट से तो काम चलेगा नहीं, केस 1 के बाद मैं यहीं केस 2 बनाने की कोशिश करता हूँ। केस 2 है एनायन के रिस्पेक्ट में, केस 1 किसके रिस्पेक्ट में था, कैटायन के। तो अगर एनायन की जो साइज है बच्चों वो बढ़ जाए, ध्यान से देखना, एनायन जितना बड़ा होगा तो न्यूक्लियस से उसके इलेक्ट्रॉनों की दूरी उतनी ज़्यादा हो जाएगी, और न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉनों की दूरी जितनी ज़्यादा होगी तो हम जानते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पीछे पढ़ा रखा है 1/4πε0 Q1 Q2/r², यानी कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर होता है। रेडियस यानी कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी जितनी ज़्यादा होगी, फोर्स उसके डबल रफ्तार से, डबल क्या मतलब स्क्वायर के रफ्तार से कम होगा, एक्सपोनेंशियली फोर्स घटता है। यानी मोटी बात करूं कि एनायन का रेडियस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से दूरी बढ़ जाएगी, इसलिए न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम हो जाएगा। और जब न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉनों पे पकड़ कमजोर हो जाएगा, और पकड़ कमजोर हो जाएगा तो ये देखो खट 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 खींच डालेगा कि नहीं खींच डालेगा। सीधी बात है, आपकी अपनी किसी चीज पर अगर पकड़ कमजोर हुई तो दूसरे उसको छीन ले जाएंगे कि नहीं छीन ले जाएंगे, बट ऑब्वियस है। यही तो कारण है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बाबू सोना ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता है, फिर तो कोई और ही उड़ा के ले जाता है। तो ध्यान पूर्वक ये बात समझना आप कि क्या एनायन का रेडियस जैसे बड़ा हुआ वैसे ही इसको एक शब्द यूज करते हैं। एक तो था जैसे मान लीजिए मैंने आपका ऐसे मैंने हाथ पकड़ा, ये आपका हाथ है, ये मेरा हाथ है, मैंने खींचा और आप खिंच गए। खींचने को बोलते हैं पोलराइजेशन पावर और खिंच जाने को बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। ये है पेन, ये आपके हाथ में सपोज करो, इधर से मैंने पकड़ा, खींच लिया, तो पेन को मैंने खींचा, खींचने को बोलते हैं पोलराइजेशन पावर, और पेन खिंच गया, खिंच जाने को बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। तो जरा देखिए, मैं ऐसे बोल दूंगा एनायन का रेडियस बढ़ेगा तो ध्यान से समझना, पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर बच्चों पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगा तो जरा समझना, पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी तो जब ये ज़्यादा खिंच जाएगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, और कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। सीधी सीधी बात है। यानी कि अगर कैटायन छोटा हुआ तो भी कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, और अगर एनायन बड़ा हुआ तो भी कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। ठीक है, इसको हम ऐसे समझा सकते हैं। देखिए बहुत ही आसान है इसको भी समझाना। जैसे मान लीजिए कि जो है लिथियम है, एक बार फ्लोरीन के साथ, एक बार क्लोरीन के साथ, एक बार ब्रोमीन के साथ, और एक बार आयोडीन के साथ। जरा इसको तोड़ो तो ये Li+ होगा, ये फ्लोराइड आयन होगा। फ्लोराइड आयन की साइज छोटी होती है, ये Li+ होगा, ये क्लोराइड आयन होगा। क्लोराइड आयन थोड़ा सा बड़ा होता है। ऐसे ही ये Li+ होगा तो दूसरा वाला क्या होगा, ब्रोमाइड आयन होगा। ऐसे ही ये Li+ होगा तो लास्ट वाला क्या होगा, आयोडाइड आयन होगा। अब हम जानते हैं कि ये देखो ये छोटा है तो इससे इलेक्ट्रॉन खींचना इसके लिए टफ होगा। ये थोड़ा बड़ा हुआ तो न्यूक्लियस से इसकी दूरी बढ़ गई, और बड़ा हुआ तो और बढ़ गई, ये बहुत बड़ा हुआ तो बहुत बढ़ गई। यानी कि अगर हम कहें F- Cl- Br- I- में पोलराइजेबिलिटी खिंच जाने की ताकत का डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी I- में होगा, फिर Br-, फिर Cl-, फिर F-। इसीलिए जो कोवैलेंट कैरेक्टर होगा वो Li में सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद कहाँ होगा Li-Br, उसके बाद कहाँ होगा Li-Cl, उसके बाद कहाँ होगा Li-F में होगा। बच्चों एक और फैक्टर वर्क करता है, वो भी फटाफट सुन लो, फिर मैं इसको रिलेट करता हूँ टॉपिक से। तीसरा जो फैक्टर है केस 3, वो कहता है चार्ज ऑन कैटायन। बच्चों जरा देखना, अगर कहीं है NaCl, अगर कहीं है MgCl2, अगर कहीं है AlCl3, तो जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो देखो यहाँ पर सोडियम पे कितना चार्ज है, +1, यहाँ मैग्नीशियम पे +2, यहाँ एल्युमिनियम पे +3। तो जैसे ही हम यहाँ लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम में जरा देखो चार्ज डेंसिटी भी बढ़ रही है और साइज भी घट रहा है। तो चार्ज बढ़ने की वजह से भी चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है और साइज घटने की वजह से भी चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट मूव हो रहा है ना। या मोटे तौर पे बात कर दो, चलो अभी मोटे तौर पे बात कर दें तो देखो
चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज जब बढ़ेगा किसी चीज पर तो चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो इसका कैटायन का जो पोलराइजेशन पावर है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, और पोलराइजेशन पावर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत बढ़ जाएगी तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर चार्ज बढ़ेगा किस पर, कैटायन पर, तो चार्ज डेंसिटी भी बढ़ेगी तो कैटायन का पोलराइजेशन पावर बढ़ेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा। इतनी बात अगर समझ गए तो अब बच्चों आगे देखो, हम पढ़ रहे थे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ऑन एटॉमिक रेडियस। उसमें हमने मंत्र नंबर 1 पढ़ा कि इफेक्ट ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ऑन एटॉमिक रेडियस इज ऑब्जर्व्ड ओनली टिल द ग्रुप नंबर 13। उसके बाद 13 ही लिखा ना, कुछ और तो नहीं लिख दिया, इज ऑब्जर्व ओनली टिल द, हाँ ठीक है, ग्रुप नंबर 13, ठीक है। अब बच्चों हमने उसका सब कुछ रीजन देखा, एक छोटी बात के लिए इतना बकवास करना पड़ा मेरे को, क्यों? क्योंकि मैं सब लपेटूंगा ऐसा, मतलब मैं ऐसा नहीं पढ़ाना चाहता कि बस आपको मज़ा ही आए, मैं ऐसा पढ़ाना चाहता हूँ कि मज़े के साथ साथ आपके नंबर भी आते जाएं। प्यारे बच्चों, जो ये लैंथेनॉइड्स होते हैं, लैंथेनम से लेकर के लालू, सीमा, प्रीति, नंदा, पीएम संग यूरोपियन गार्डन में टीवी देखे, होल अर्निंग टीम अब लूटेगी, ल्यूटीशियम तक, ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ट्राया एसिडिक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, यानी ये 3 OH आयन देने की क्षमता रखते हैं। प्यारे बच्चों, अब आप एक चीज जानते रहना, पानी के अंदर जो OH आयन दे उसे हम बेस कहते हैं, जो OH आयन ज्यादा दे उसे हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। ठीक है, अब जिसमें आयनिक कैरेक्टर होगा वो पानी में टूटता है, ये बात ध्यान रखना, लाइक डिजॉल्व लाइक, जिनमें भी आयनिक कैरेक्टर होगा वो पानी में ब्रेक हो जाते हैं। इसीलिए तो सॉल्ट्स वगैरह, जैसे NaCl को पानी में डालते हो तो Na+Cl- में टूट जाता है ना, MgCl2 को पानी में डालते हो तो Mg+2 और Cl- में टूट जाता है ना। तो जो भी आयनिक चीज़ें हैं वो पानी में टूट जाती हैं। क्यों? पीछे एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिजिक्स लगा के थोड़ा सा। तो अभी तो आप इतना जानते रहो कि कोई भी चीज़ पानी में जब जाता है अगर वो आयनिक है तो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर नहीं बर्दाश्त हो रहा है तो बता ही देता हूँ। देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो चार्जेस के बीच में कितना होता है, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r², ऐसा फिजिक्स कहता है, कूलाम्स लॉ। और मीडियम में इन्हीं दो चार्जेस को किसी मीडियम जैसे पानी, जैसे केरोसिन ऑयल, पेट्रोल या पैराफिन, किसी में भी डाल दो तो वो कितना हो जाता है, 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। यहाँ हम पानी की बात कर रहे हैं, पानी के लिए K की वैल्यू कितनी होती है, 81। अब इसको जरा देखो अगर इतना ध्यान से, तो F इन मीडियम की अगर बात करें तो ये F इन एयर के बराबर है कि नहीं, अपॉन के, यानी अगर बाहर हवा में 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा तो पानी में वो 1 न्यूटन के बराबर हो जाता है लगभग। इसलिए कहाँ 100 न्यूटन, कहाँ 1 न्यूटन, यानी कि पानी के अंदर किसी भी कैटायन और एनायन के बीच लगने वाला फोर्स 81 टाइम मिनिमाइज हो जाता है। जब 81 टाइम मिनिमाइज हो जाएगा तो कैटायन एनायन से ब्रेकअप कर लेगा कि नहीं कर लेगा, बट ऑब्वियस है। तो जरा देखो, अब हम यहाँ जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो गौर पूर्वक देखना, ये सब +3 में है ना, +3 एंड सो ऑन, +3 +3 +3 +3 +3, ठीक है। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे बच्चों तो इनकी साइज घटती है नहीं, 4F की शील्डिंग इफेक्ट कमजोर हो जाने की वजह से तेजी से घटती है, या हम कह सकते हैं कि अगर ये कैटायनिक फॉर्म में है तो इनकी साइज घटती है, बट ऑब्वियस है तेजी से घटना उचित नहीं होगा, ऐसा बोल देते हैं, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट लगेगा किस पे, आउटर मोस्ट शेल में तो कुछ बचा ही नहीं है। इनकी साइज क्या होती है बच्चों, इनकी साइज घटती है, और जब इनकी साइज घटेगी तो क्या होगा, साइज घटेगी जब कैटायन की लेफ्ट टू राइट जाने पर, ये किसकी बात अपन करें, कैटायन की साइज घटेगी तो कोवैलेंट कैरेक्टर, या पूरा ही बोल देता हूं, चलो आलस नहीं करता, नहीं तो बच्चे कहेंगे नहीं समझा। साइज अगर बच्चों घटेगी तो साइज घटने की वजह से जो होगा क्या, साइज घटने की वजह से चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, चार्ज डेंसिटी बढ़ने की वजह से पोलराइजेशन पावर बढ़ेगा, और पोलराइजेशन पावर बढ़ने की वजह से कोवैलेंट कैरेक्टर
बढ़ जाएगा और आयनिक करेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए लेफ्ट टू राइट जाने पर ये जो लैंथेनॉइड्स हैं बच्चों, इनका बेसिक करेक्टर क्या हो जाता है, घट जाता है। यही इतना बोलने के लिए मैं बता रहा था भाई, जहाँ आयनिक करेक्टर कम हो गया तो इसका पानी में टूटने की टेंडेंसी कम हो जाएगा। जब ये पानी में कम टूटेगा तो पानी में कम OH आयन देगा। यहाँ पर कोवेलेंट करेक्टर सबसे कम है, आयनिक करेक्टर सबसे ज़्यादा है, तो ये पानी में ज़्यादा टूटेगा। पानी में ज़्यादा टूटेगा तो OH आयन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। जो पानी में ज़्यादा OH आयन देगा बच्चों, उसका बेसिक करेक्टर क्या होगा, खूब ज़्यादा होगा। तो अब कुछ बचा नहीं। अब बचा वो बातें जिनको बिना जाने हम कुछ कर ही नहीं सकते। अब मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताने वाला हूं जो बच्चों बहुत कड़े मेहनत से ही एक व्यक्ति सीख पाता है। लेकिन मैं गारंटी ले रहा हूं इस बात की, वैसे गारंटी तो नहीं लेना चाहिए बट मैं ले रहा हूं। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ये कॉन्फिडेंस है। चाहे जो बुक हो, चाहे जिस कोचिंग की मॉड्यूल हो, अगर आप ये जो मैं पॉइंट्स बोलने चल रहा हूं इनको स्ट्रॉन्ग मेमोराइजेशन करते हैं, दिन के 10 बार पढ़ते हैं, तो आपको SPDF ब्लॉक या किसी भी JEE या नीट की मॉड्यूल में इतना दम नहीं कि किसी क्वेश्चन में भी आपको फंसा दें। वो बातें क्या है एक एक करके देखते चलो। सबसे पहले, और बिना इनके एटॉमिक रेडियस अधूरा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, H माइनस जो है ना ये बड़ा होता है Br से। सबसे दूसरा पॉइंट जो है बच्चों, ये जो लिथियम आप जानते हो ये आयोडीन से बड़ा होता है। देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, और ये क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेंटाइन। ठीक है, देखो जो सबसे छोटा एल्कली मेटल है वो सबसे बड़े, अब ये लोग तो इनको तो हमें पढ़ना नहीं रहता है, सबसे बड़े हैलोजन से बड़ा होता है। यानी कि सारे एल्कली मेटल सारे हैलोजन से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। यहां से यही लिखूंगा, सारे एल्कली मेटल सारे हैलोजन से साइज में बड़े होते हैं, साइज में बड़े होते हैं बच्चों, बड़े होते हैं। तीसरा पॉइंट मैं बोलूंगा आपसे कि Li प्लस जो है वो Mg+2 से बड़ा होता है। ध्यान रखिएगा। और कारण जानना चाहोगे तो कारण है शील्डिंग इफेक्ट है। इसके 2 इलेक्ट्रॉनों का शील्डिंग इफेक्ट इतना जबरदस्त होता है जितना इसके 10 इलेक्ट्रॉनों का नहीं होता है। यानी कि जो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन पे 1 इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगा रहा है वो इसके 1 इलेक्ट्रॉन पे 9 इलेक्ट्रॉनों के रिपल्शन से भारी पड़ता है। उसके पीछे कारण है चार्ज डेंसिटी, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन 1s में है, बहुत छोटा साइज है। भाई उम्मीद करता हूँ आपको समझ रहा होगा, नहीं समझ रहा आप सीधा याद रखो इसको, और या तो एक्सप्लेन भी कर देता हूं, चलो कर ही देता हूं। देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, इसका है 1s2 2s2 2p6। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन पे 9 इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगा रहा है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन पे 1 इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगा रहा है। अब देखो क्योंकि ये इतनी कम दूरी में है, यही रिपल्शन बहुत भारी पड़ेगा। वही ये डेंसिटी का कमाल है। जैसे एक माँ बाप के 1 बच्चे हैं और वो 10 लाख कमाते हैं, और एक माँ बाप के 10 बच्चे हैं और वो 10 लाख कमाते हैं, तो मनी डेंसिटी वहां ज्यादा है जहां अकेला 1 बच्चा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे जो रिपल्शन लगता है वो यहाँ पे लगाए गए रिपल्शन की तुलना में स्ट्रांग होता है। चौथा पॉइंट बच्चों जो आप याद रखेंगे, एल्युमिनियम बड़ा होता है गैलियम से, रीजन है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, जो मैंने आपको बहुत बेहतर वे में बताया। उसके बाद 5वां पॉइंट है बच्चों, क्या 5वां पॉइंट है हमारा, ये क्या बोलते हैं, इतना हो गया। हाँ, जो Mn है वो क्रोमियम और आयरन दोनों से बड़ा होता है। छठा पॉइंट, निकिल से बड़ा होता है कॉपर, और कॉपर से बड़ा होता है जिंक। 7वां पॉइंट, आयरन, कोबाल्ट और निकिल आपस में बराबर होते हैं लगभग, और एग्जैक्ट पूछे तो आयरन बड़ा होता है कोबाल्ट से, कोबाल्ट बड़ा होता है। ये दोनों बातें सही हैं, लगभग बराबर भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। 8वां पॉइंट बच्चों, अगर आपसे कोई कहे कि 8वां पॉइंट बताओ, तो देखो लैंथेनाइड में इन 7th पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज तेजी से घटती है ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, बट EU और YB इनकी साइज
थोड़ी सी बढ़ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इसको ऐसे समझो, जैसे m लिखा है और एटॉमिक नंबर लिखा है, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे इनका रेडियस जो है घटेगा। जहां पे m क्या है, m है लैंथेनॉइड है। लेकिन बच्चों अगर यहीं कहीं ऐसे लिखा है m+3, तो गौर पूर्वक समझना, सॉरी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अगर m है तो साइज कंटिन्यूअस नहीं घटता, EU और YB इन पे साइज थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है, बट जब कैटायनिक फॉर्म में रहते हैं तो साइज कंटिन्यूअस घटता है, जो कैटायन का रेडियस है एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेफ्ट टू राइट जाने पर लैंथेनॉइड्स में हमने पीछे आपको सिखाया, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन साइज इज रैपिडली डिक्रीजेस, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट EU एंड YB तो यहाँ पर साइज थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है। याद रखें, मेटालिक बॉन्डिंग वगैरह लगा करके मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट ओवरऑल को याद ही रखना। आगे चलेंगे बच्चों और दो एक्सेप्शन और देखेंगे, जैसे पोटेशियम बड़ा होता है किससे, स्ट्रोंशियम से, और बच्चों रुबिडियम बड़ा होता है किससे, बेरियम से। तो ये 9वां पॉइंट हो गया और 10वां पॉइंट हो गया। अब जितने भी क्वेश्चन आप एटॉमिक रेडियस के करोगे आप पाओगे कि इन्हीं 10 पॉइंट में से कोई ना कोई एक पॉइंट आ जाता है जो बच्चों को थोड़ा परेशान करके निकल जाता है। बच्चों आसान बात तो नहीं है, बट इस दुनिया में आसान कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस से ही चीजें क्लियर हो सकती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना पर्याप्त है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस थ्योरेटिकल लेक्चर से कुछ बेहतर वे में समझ में आया होगा। अब मैं एक लेक्चर और डालूंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होगा, नॉन स्टॉप जबरदस्त, ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चंस मैं ले सकूं। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।